यमन में कैद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को मौत की सजा सुनाई गई है और इस सजा पे 30 दिसंबर को यमन के राष्ट्रपति रशद अल अमीनी ने मोहर लगा दी। यानी कि जो सजा माफी की गुहार है उसे ठुकरा दिया गया है। निमिषा जो कि भारत के केरल की रहने वाली है, उस पर यमन के नागरिक तलाल अब्दो मेहदी की हत्या का आरोप है। अब निमिषा की मां भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रही है और विदेश मंत्रालय भी मदद का आश्वासन दे रहा। इस बहाने से हम जानेंगे कि मौत के बदले मौत वाले शरिया कानून में क्या कुछ स्थितियां हैं। भारत और यमन के रिश्तों पे भी बात करेंगे और बात करेंगे कि क्या अभी जो स्थितियां हैं मौजूदा सर्कमस्टांसेस में निमिषा जो है उसको भारत सरकार बचा पाएगी। फिर ऑब्जर्वर के एक्सप्लेनर में आज इसी पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं और आप फिर ऑब्जर्वर हिंदी देख रहे हैं। आपसे अपील है, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि देश दुनिया के खास मुद्दों पे हम आपको लगातार रूबरू रख सकें। तो यमन अरब प्रायद्वीप जो है उसके दक्षिणी सिरे पर मिडल ईस्ट में एक देश है, मध्य पूर्व में, और ये सऊदी अरब और ओमान की सीमाओं से जुड़ा हुआ है और भारत से इसका कनेक्शन गजब का रहा है। यह भारत और यमन के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध जो है खासा पुराने हैं और 1967 में जब यमन ब्रिटेन से अलग होता है तो भारत ने यमन की स्वतंत्रता को मान्यता दी थी। ऐसे में राजनयिक संबंध 1967 में शुरू हुए, लेकिन उससे बहुत पहले भारत और यमन के संबंध थे। कैसे? क्योंकि फिलहाल की स्थिति देखें तो भारत का दूतावास जो सना में है, जबकि यमन का दूतावास नई दिल्ली में है। और हालांकि अभी 2015 के बाद यमन में जो है वो पॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी अस्थिर है। ऐसे में भारत का दूतावास जिबूती से संचालित हो रहा। तो बात हम इतिहास की कर रहे थे कि 1839 में अदन जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था, जिसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी के प्रशासन के तहत रखा गया। यही बॉम्बे प्रेसिडेंसी आप देख सकते हैं कि भारत वाली बॉम्बे प्रेसिडेंसी जहां ब्रिटिश शासन था, उसके अंडर में अदन का ब्रिटिश साम्राज्य जो है वो चलता था। और अदन में 2000 भारतीय सैनिकों की एक चौकी स्थापित की गई थी। ये गैरिसन स्टेट था उस वक्त और भारतीय रुपया वहां की आधिकारिक मुद्रा हुआ करता था। यही नहीं, 1855 में बॉम्बे और अदन के बीच एक पाक्षिक स्टीमर सेवा भी चली थी और अंग्रेजों ने भारत के एक इंजीनियर को अदन भेजा 1906 में, जिन्होंने भूमिगत जो जल निकासी प्रणाली है और पीने के पानी की आपूर्ति को लेकर एक बड़ी योजना तैयार की। तो भारत और यमन के रिश्ते 1967 से पहले सुदृढ़ रहे हैं, 67 के बाद भी प्रभावी बने रहे। 1994 में जब यमन गृह युद्ध में घिरा था तब भारत तटस्थ रहा और मानवीय सहायता प्रदान की और भारत के डॉक्टर और नर्स यमन के लोगों के लिए सेवा में जुटे रहे। और यही नहीं, युद्ध के बाद भी भारत ने घायल यमन के नागरिकों के इलाज के लिए बॉम्बे के अस्पतालों में सहायता की थी। तो ये जो कहानी है वो इलाज डॉक्टर और नर्स से शुरू होती है। तो तलाल अब्दो मेहदी जो हैं, उसकी हत्या का आरोप एक नर्स निमिषा प्रिया पे है। वह निमिषा प्रिया जो 2008 में केरल के पलक्कड़ से नौकरी के लिए यमन गई। 1995 से भारत डॉक्टर नर्सेस का एक बड़ा जो है वो खेप जाता रहा है भारत से यमन, और निमिषा प्रिया को भी नर्स की नौकरी मिल जाती है। 2011 में निमिषा शादी के लिए वापस आती हैं, कोच्चि के रहने वाले टॉमी थॉमस से शादी करती हैं और दोनों यानी कि कपल जो है वो यमन चला जाता है। थॉमस को इलेक्ट्रिशियन के असिस्टेंट की जॉब मिली, लेकिन तनख्वाह इतनी कम थी कि उनका जब बच्चा हुआ 2012 में, उसके बाद उनका गुजारा मुश्किल होने लगा। ऐसे में 2014 में थॉमस और उनकी बेटी कोच्चि लौट आए, जहां वो ई रिक्शा चलाने लगी, जबकि निमिषा ने जॉब छोड़कर क्लिनिक खोलने का फैसला किया। लेकिन यमन के कानून के मुताबिक निमिषा को एक लोकल पार्टनर चाहिए था। ऐसे में निमिषा की मुलाकात होती है कपड़े की दुकान चलाने वाले मेहदी से, और मेहदी की पत्नी की डिलीवरी जो है वो निमिषा ने ही कराई थी। 2015 में निमिषा जो है वो भारत आई अपनी बेटी से मिलने, और
इस दौरान मेहदी भी उनके साथ भारत आया। और कहा यह जा रहा है निमिषा के परिवार की तरफ से कि मेहदी ने इस वक्त निमिषा की एक शादी की तस्वीर चुराई और बाद में इसी तस्वीर में छेड़छाड़ करके उसने खुद को निमिषा का पति बताना शुरू कर दिया। और क्लिनिक शुरू करने के लिए निमिषा के परिवार वालों ने और दोस्तों ने करीब 50 लाख रुपए जो है वो निमिषा को दिए और निमिषा ने क्लिनिक शुरू कर दिया। और उसने अपने पति और बेटी को यमन बुलाने के लिए कागजी काम भी शुरू कर दिया। लेकिन मार्च 2015 में वहां गृह युद्ध छिड़ जाता है और ये लोग यमन नहीं जा पाते। और यमन में गृह युद्ध की वजह से भारत के नागरिकों को वहां से लिफ्ट किया गया ऑपरेशन राहत अभियान के तहत, जिसमें अप्रैल मई 2015 में 4,600 भारतीयों और करीब 1,000 विदेशी नागरिकों को यमन से निकाला गया। लेकिन निमिषा ही एक ऐसी थी जो भारत नहीं लौटी। और बड़ी चीज ये है कि उनके पति जो है थॉमस, वो ये कहते हैं कि क्लिनिक में पैसा बहुत लगा था इसलिए निमिषा वहां से नहीं आई। क्लिनिक अच्छा चलने लगा लेकिन वह मेहदी जो है जिसकी हत्या हुई है वो परेशान करना लगा, निमिषा के साथ शारीरिक उत्पीड़न करना शुरू कर दिया, क्लिनिक का प्रॉफिट हड़पने लगा। और जब निमिषा ने सवाल उठाए तो दोनों के रिश्ते खराब हो गई। मेहदी जो है वो निमिषा को यमन से बाहर नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए उसने निमिषा का पासपोर्ट अपने पास रख लिया। निमिषा ने पुलिस में भी मेहदी की शिकायत दर्ज कराई लेकिन पुलिस ने निमिषा को ही 6 दिनों की हिरासत में ले लिया। और क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि मेहदी ने एक एडिटेड फोटो दिखा के खुद के निमिषा का पति होने का दावा किया। यह शरिया कानून है जहां पुरुष की बात को प्रधानता है। खैर, निमिषा इसके बाद परेशान हो जाती है। 2017 में मेहदी से पासपोर्ट लेने के लिए उसने उसे एक बेहोशी का हल्का इंजेक्शन दिया लेकिन इस पे मेहदी इसका जो है मेहदी पे असर नहीं हुआ और अब निमिषा ने थोड़ा ओवरडोज दे दिया, इससे जो मेहदी है उसकी मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि निमिषा ने मेहदी के शरीर के टुकड़े करके उसे वाटर टैंक में डाल दिया। इसके बाद पुलिस निमिषा को गिरफ्तार कर लेती है। 2020 में अदालत इस लड़की को 29 साल की उम्र में मौत की सजा सुनाती है, 32 साल की उम्र में, लेकिन इस फैसले पे अमल नहीं हो सका। निमिषा का पति आज भी ये कहता है कि निमिषा ने मुझसे कहा था कि उसने यह सब मेरे और हमारे बच्चे के लिए किया है। वह आसान रास्ता अपना सकती थी, वह मेहदी के साथ रह सकती थी लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहती थी। तो यह पूरा घटनाक्रम है। अब सवाल यह है कि कानून के तहत क्या क्या कार्रवाई हुई। तो जैसा मैंने बताया, यमन एक इस्लामिक देश है जहां शरीयत यानी शरिया कानून चलता है। यहाँ सभी कानूनी फैसले शरिया के हिसाब से ही होते हैं और इसी के चलते यमन की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने निमिषा को मेहदी की हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई और निमिषा ने यमन की सुप्रीम कोर्ट में माफी की अपील दायर की, जिसे 2023 में खारिज कर दिया गया। और इसके बाद ये केस जो है वो राष्ट्रपति रशद अल अलीमी को भेजा गया। अब निमिषा के जो परिवार के वकील है सुभाष चंद्रन, उनका कहना है कि शरिया कानून में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के आदेश के बाद राष्ट्रपति से मंजूरी जरूरी है और ऐसे में यह जो है वो राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड था, लेकिन राष्ट्रपति रशद ने 30 दिसंबर को सजा को मंजूरी दे दी, यानी कि निमिषा को फांसी पे चढ़ाने का आदेश दे दिया। अब कहा जा रहा है अगले 1 महीने में निमिषा को फांसी दी जा सकती है। हालांकि एक विकल्प उसके पास अभी भी खुला है कि यदि मेहदी के परिवार वालों ने ब्लड मनी ले ली तो वह बच सकती है। ब्लड मनी क्या है, यह भी शरिया में एक बड़ी चीज है। तो सवाल यह है क्या ब्लड मनी से निमिषा बच सकती है? तो शरिया कानून के मुताबिक पीड़ित पक्ष को अपराधियों की सजा तय करने का हक है। हत्या के मामले में मौत की सजा है, लेकिन पीड़ित का परिवार पैसे लेकर दोषी को माफ कर सकता है। इसे दिया या ब्लड मनी कहा जाता है। इसका जिक्र कुरान में भी है। बॉलीवुड में एक फिल्म डोर बनी है, डोर नाम की एक फिल्म है जहां जिसमें आयशा टकिया ने रोल किया है राजस्थान की पृष्ठभूमि पे। आप वो फिल्म देख सकते हैं। लेकिन अब इस मामले में यदि ब्लड मनी के आधार पर निमिषा को माफी मिल सकती है तो संभावना ये जताई जा रही है कि करीब 3 से 4 लाख डॉलर यानी कि 2.5 से 3.5 करोड़ रुपए तक ब्लड मनी देनी होगी। और 2020 में निमिषा को सजा से बचाने और ब्लड मनी इकट्ठा करने के लिए सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल बनाया गया और इसमें दुनिया भर से लोग निमिषा को बचाने के लिए डोनेशन दे रहे हैं। और केरल के एक बिजनेसमैन ने तो 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है।
और अब भारत सरकार ये कह रही है वो हर संभव मदद करेगी। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा है कि सरकार हर मामले की जानकारी रख रही है और सारे कानूनी विकल्पों पर मदद कर रहे हैं। तो बड़ी चीज ये है कि क्या भारत में ब्लड मनी वाला मामला है, लेकिन नहीं, भारत के संविधान में ब्लड मनी जैसा कोई कानून नहीं है। क्योंकि यह पीड़ित पक्ष केस वापस ले जाता है या अपराधी को माफ करता है तो इसमें अपराध की गंभीरता की जांच की जाती है। क्योंकि भारत के कानून में अपराधों को कंपाउंडेबल ऑफेंस या नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की श्रेणी में रखा जाता है। भारत में जो अपराध हैं वो किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, राज्य के खिलाफ हैं। कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। तो सारी चीज ये है कि बड़ी चीज है कि भारत में कंपाउंडेबल ऑफेंस जो है, छेड़छाड़, चोरी, मामूली चोट जैसे मामले वापस ले सकते हैं तो अदालतें खत्म कर देती हैं। लेकिन हत्या, रेप, गैर इरादतन हत्या, भ्रष्टाचार जैसे बड़े कानून जो है, बड़े जो क्राइम हैं, उनमें कुछ अलग तरह से अभियोजन सरकार जारी रखती है। और सारी चीजें ये है कि अपराधी को सजा मिले ताकि इस तरह के कानून भविष्य में नहीं हो। तो खैर, अब तक भारत सरकार का ये कहना है कि निमिषा का मेहदी को मारने का इरादा नहीं था और वो खुद एक पीड़ित हैं। चूंकि इसी घटनाक्रम में 2022 में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान जारी किया था और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की इस मामले पर नजर है और निमिषा को माफी दिलाने समेत सभी ऑप्शंस पर विचार किया जा रहा है। और इसको लेके दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका भी लगी और निमिषा की मां जो प्रेमा देवी है उसको यमन भेजने की इजाजत भी मांगी गई। लेकिन चूंकि 2017 में भारत सरकार ने यमन की यात्रा पर प्रतिबंध लगा रखा है और इमरजेंसी में यात्रा के लिए लोगों को सरकार से विशेष अनुमति लेनी होती है, और लेकिन 2024 में अब भारत सरकार ने निमिषा की मां और निमिषा की 11 साल की बेटी मिशाल को यमन जाने की इजाजत दी ताकि वे मेहदी के परिवार वालों को ब्लड मनी लेने के लिए राजी कर लें। लेकिन अब राष्ट्रपति रशद ने जो सजा पे मंजूरी दे दी है, ऐसे में यदि 1 महीने के अंदर मेहदी के परिवार वाले ब्लड मनी के लिए राजी नहीं हुए तो निमिषा को फांसी दे दी जाएगी। तो बड़ी चीज ये है कि अब सवाल भारत सरकार पे है। जिस तरह उन्होंने कतर में 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा से छुड़ाया, वैसे में क्या भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार इस केस में ऐसा कर सकती है? तो लगता नहीं, क्योंकि कतर वाले मामले में जो है वो भारत सरकार का सीधा दखल रहा था और यमन के साथ रिश्ते अब वैसे नहीं है जैसा मैंने इतिहास में रिश्तों का जिक्र किया। तो बड़ी चीज ये है क्योंकि यमन के हूतियों ने जो रेड सी है वहां भारत के नौसेना जहाजों पे जिस तरह से हमले किए और इजराइल पर हमले में मदद करने की वजह से भारत ने यमन के साथ सभी रिश्ते खत्म कर दिए। ऐसे में भारत के पास विकल्प बचता है ब्लड मनी वाला। तो बड़ी चीज ये है, आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं शरिया कानून के बारे में? आप क्या सोचते हैं उस देश के बारे में? क्योंकि भारत में आज तक आजादी के बाद एक ही महिला को फांसी की सजा एक्सिक्यूट की जा चुकी है और अभी एक महिला को फांसी की सजा सुनाई हुई है। लेकिन यहाँ महिलाओं को लेकर अलग तरह का कानून है और यमन जिस देश की बात की वहां अलग तरह का कानून है। तमाम बिंदुओं पे आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं और फिर अब जरूर हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।